दीवानापन एपिसोड -141। अब आगे। कुछ देर बाद जन्नत वॉशरूम से बाहर निकली। वो आकर बैग पर बैठ गई और अपना पेट पकड़कर बोली, ये मुझे क्या हो गया था? अचानक से मुझे वॉमिटिंग क्यों होने लगी थी? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी तक ठीक से कुछ खाया भी नहीं। कहीं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, शायद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ही होगी। मुझे मेडिसिन ले लेनी चाहिए। ये कहकर वो ड्रॉ की तरफ बढ़ी और जैसे ही मेडिसिन निकालने को कोई तभी पीछे से एक नौकर की आवाज आई, मैडम आपको नीचे नाश्ता के लिए बुलाया जा रहा है। ये सुनते ही जन्नत रुक गई और कुछ सोचते हुए बोली, ओके आप चलिए मैं आती हूँ। इसके बाद वो बिना मेडिसिन लिए वहां से बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद डाइनिंग एरिया में तन्मय ने जन्नत से कहा, जन्नत बेटा तो तुमने आगे के लिए क्या सोचा है? जन्नत ने ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, क्या डैडी मैं कुछ समझी नहीं। भावना ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तुम अब सारी जिंदगी हाउसवाइफ बनकर तो नहीं रहोगी ना? जैसे कि मैं रही हूँ, जरूर तुम्हारा कोई सपना होगा जिसे तुम पूरा करना चाहती होगी। ये सुनते ही अचानक से जन्नत खाते खाते रुक गई और तुरंत एक्साइटमेंट के साथ बोली, हाँ मेरा सपना है। मैं एक पेट्रोलिंग कंपनी खोलना चाहती हूँ। ये सुनते ही तन्मय ने गर्व के साथ कहा, क्या बात है बेटा, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। मैंने तो नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ भी सोच सकती हो। ये सुनकर जन्नत ने मुस्कुराकर कहा, अभी आपको मेरे बारे में पता ही क्या है डैडी। मैंने तो बहुत पहले से ही सोच रखा था कि मैं अपने दम पर एक कंपनी स्टार्ट करूंगी, फिर चाहे स्टार्टिंग में मुझे उसमें कम ही पैसे लगाने पड़े, पर मैं एक कंपनी जरूर खोलेगी जहां पर मैं कम से कम शुरुआत के दिनों में 100 जरूरतमंदों को नौकरी दे सकती हूँ, जिससे कि वो अपना खर्च चला सके। क्योंकि 3 महीने जब मैं आपसे दूर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अपने इंडिया में नौकरी की बहुत कमी है, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के साथ एक कैफ़े में नौकरी किया था। तो मैं ये प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ऐसी प्रॉब्लम किसी और को भी हो, तो इसलिए मैं पेट्रोलिंग कंपनी खोलूंगी जिससे कि मैं आराम से सबको नौकरी दे सकूं। ये सुनकर भावना ने बहुत ही प्यार से कहा, ये है मेरी बेटी, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, सच में मुझे गर्व महसूस होता है। ये सुनकर जन्नत मुस्कुरा दी। तभी तन्मय ने कहा, ठीक है मैं इसके बारे में रिधान से बात कर लेता हूँ। ये सुनते ही अचानक से जन्नत की स्माइल गायब हो गई। वो तुरंत मुंह फुलाकर बोली, आप रिधान से क्यों बात करेंगे डैडी? ये सुनकर तन्मय ने ना समझी में कहा, तो क्या तुम उससे डिस्कस नहीं करोगी इन सब के बारे में? इसके जवाब में जन्नत ने मुंह फुलाकर कहा, वो कुछ भी स्टार्ट करते हैं क्या मुझसे डिस्कस करते हैं? जबकि मेरा भी मन बिजनेस माइंडेड है, पर वो मुझे कुछ भी नहीं बताते। इन फैक्ट उन्होंने 3 दिन पहले इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट की, इनॉग्रेशन भी किया, पर मुझे बताया तक नहीं। अगर न्यूज़ में या फिर आप सब ने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरे खुद के हस्बैंड ने एक नई कंपनी खोली है, तो फिर मैं क्यों बताऊं? जब मैं अपनी कंपनी एस्टेब्लिश कर लूंगी और उसका इनॉग्रेशन करूंगी, इस दिन उन्हें बताऊंगी, इसलिए प्लीज़ अभी के लिए आप उनसे कुछ मत बताइए। ये सुनकर तन्मय ने हंसते हुए कहा, मेरे बेटे को बिल्कुल उसकी तरह ही बीवी मिली है। सच में तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। वैसे अच्छी बात है, कम से कम उसे भी तो समझ आना चाहिए कि जैसा वो करता है दूसरों पर उसका क्या असर होता है। लेकिन तभी भावना ने इसकी चाहते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि रिधान से बता देना चाहिए, क्योंकि कंपनी इस्टेब्लिश करना बहुत बड़ी बात होती है और अभी तो जन्नत को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो बिल्कुल बिगनर है इस काम में, तो रिधान काफ़ी मदद कर सकता है, जैसे कि अच्छी ज़मीन दिलवाने, कंस्ट्रक्शन का काम और भी बहुत कुछ। ये सब सुनकर जन्नत भी किसी सोच में पड़ गई, लेकिन तभी उसने तुरंत कहा, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे भी कई सारे सोर्सेस हैं जिनके थ्रू मैं ये काम करवा सकती हूँ। 3 महीने में अकेले आप सब के बिना रही हूँ तो जाहिर सी बात है वहाँ मैंने सोर्सेस बना रखे हैं, तो मैं अपना काम कर लूँगी, आप फिक्र मत कीजिए। इसके जवाब में भावना अभी कुछ कहती उससे पहले ही तन्मय ने कहा, भावना उसे करने दो, अगर वो अकेले करेगी तभी तो सब कुछ सीखेगी। तुम अगर बीच में उसको डिमोटिवेट करोगी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये सुनकर भावना ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं कब अपनी बच्ची को डिमोटिवेट कर रही हूँ? मैं तो ऐसा कह रही थी कि इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं नहीं चाहती इसकी कंपनी चलते ही बंद हो जाए। मैं चाहती हूँ इसकी कंपनी अच्छे से रन करे और इसके लिए इसे रिधान की मदद लेनी चाहिए। तभी जन्नत ने हल्के गुस्से में कहा, ममा प्लीज़ मैं आपके बेटे की बिल्कुल भी मदद नहीं लेना चाहती। आप अपने बेटे को ज़्यादा अच्छा मत समझिए, मैं ये काम अकेले करना चाहती हूँ। ये कहकर वो सैंडविच के स्लाइस को अपने मुंह में भरकर वहां से कमरे में चली गई। इधर भावना उसे जाते देख अपना सर हिला दी।
तभी तन्मय ने कहा, भावना मुझे पता है तुम जन्नत की फिक्र करती हो इसलिए ऐसा बोल रही थी क्योंकि रिधान उसे संभाल लेगा, पर अगर वो अकेले आगे नहीं बढ़ेगी और खुद से गिरकर संभालेगी नहीं तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगी, इसलिए तुम्हें उसे अकेले बनने देना चाहिए। ये सुनकर भावना ने गहरी सांस ली और अपना सर हिला दी। पर तभी भावना ने कुछ सोचते हुए कहा, पर उस न्यूज़ का क्या? अब हम क्या करेंगे? मुझे टेंशन हो रही है। इसके जवाब में तन्मय ने कहा, हमारी जितनी भी कंपनी है सबके आगे मीडिया तैनात है, यहाँ तक कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। मुझे भी खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। ये सुनकर अब भावना भी टेंशन में आ गई। इधर दूसरी तरफ अपार्टमेंट में आशी ने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें एहसास भी है तुमने कल रात मेरे साथ क्या किया है? तुमसे मैंने कहा था ना कि हम कजन सिस्टर और ब्रदर है, हमारे बीच ऐसा नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? आशी ने बहुत ही गुस्से के साथ चिल्लाया। तो सारांश अपने शर्ट की बटन्स बंद करके बोला, सुबह सुबह चिल्लाना तुम्हें इतना पसंद है? जब से सोकर उठी हो तब से चिल्लाए जा रही हो। उसको इतना कैजुअल बिहेव करते थे देख आशी अपना सिर पकड़ कर बोली, है भगवान, कल मुझे हो क्या गया था? मैं तुम जैसे इंसान को अपने करीब आने कैसे दे सकती हूँ? मैं किस तरह से बहक सकती हूँ? ये सही नहीं है, तुम अब दोबारा से कभी मेरे घर में मत आना, अब निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर सारांश मुस्कुराया और नीचे झुककर उसके गालों को खींचते हुए बोला, वैसे कल तुम काफी ज्यादा हॉट लग रही थी, लेकिन सुबह तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। कोई इंसान एक ही टाइम पर hot, और cute, कैसे हो सकता है? ये सुनकर आशी का चेहरा ना चाहते हुए भी लाल हो गया। वो तुरंत उसे धक्का दी और चिढ़कर बोल, just shut up. चले जाओ यहाँ से। सारांश इसके जवाब में मुस्कुरा दिया और वहां से जाते हुए बोल, Oh, all right. मैं वैसे भी आज सारा दिन बिजी रहने वाला हूँ क्योंकि मेरी एक मीटिंग है, तो अपना ख्याल रखना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक मुझे कॉल कर देना। ये कहकर वो चला गया तो आशी ने चिढ़कर कहा, तुम्हें मरते दम तक भी कॉल नहीं करूंगी। ये कहकर वो बेड से उठी, लेकिन जैसे ही 2 कदम चलने को हुई वो लड़खड़ा गई। उसने तुरंत अपना कमर पकड़ लिया और दर्द में बोली, है भगवान, कैसे राक्षस इंसान ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है? मन तो कर कि अभी अभी इस सारांश सूर्यवंशी को मार डालूं, पर सच में मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। मैं कल कैसे इस तरह से अपने साथ होने दे सकती थी? ये बहुत गलत है, मुझे खुद पर काबू करना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए वो सीधे वॉशरूम के अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से रेडी होकर बाहर निकली। उसने एक ओलिव कलर की ड्रेस पहन रखी थी। उसने अपने बालों को सुखाया और हल्का न्यूड मेकअप करके और अपन E-bite. मार्क्स को कंसीलर से छुपाते हुए वहां से बाहर निकल गई। पर जैसे ही वो अपार्टमेंट के बाहर पहुंची, एक साथ कई सारे मीडिया वाले उसके ऊपर लगभग टूट पड़े, जिससे आशी बिल्कुल दंग रह गई। आपने अभी तक अपनी पहचान क्यों छुपाया? आपको जब पता था कि आप आशी सूर्यवंशी यानी कि तन्मय सूर्यवंशी और सूर्यवंशी खानदान की इकलौती बेटी है, तो आपने ये सच क्यों छुपाया? क्या इसके पीछे कोई ना कोई वजह थी? क्या आपने किसी के डर की वजह से ऐसा किया? क्या आपको किसी ने डराया धमकाया था? क्या आप अपने सूर्यवंशी खानदान में लौटने की प्लानिंग कर रही है? क्या आप वहां पर जाने वाली हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल एक साथ मीडिया रिपोर्टर्स आशी पर बरसने लगे। आशी इन सब से बिल्कुल शॉक थी। उसे इन सब की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। वो तुरंत घबराते हुए अपने कदम पीछे लेकर बोली, एक्सक्यूज मी, तुम सबको मेरा एड्रेस किसने दिया? और तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? लेकिन तभी वापस से मीडिया वाले ने उस पर सवाल करते हुए कहा, क्या यह आपका कोई पब्लिक स्टंट था? इतने सालों तक सूर्यवंशी खानदान के नाम से दूर रही और अचानक से आप उनके खानदान की बेटी होने का दावा कर रही है। क्या इसके पीछे कोई ना कोई चार्ज थी? ये सुनकर आशी शॉक हो गई और वो हकलाते हुए बोली, क्या ये बात मीडिया तक कैसे आई? अभी तक तो मैंने इसके बारे में किसी से नहीं बताया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात ऐसे लिख नहीं हो सकती। तुम सबको ये सब कुछ किसने बताया? जवाब दो मुझे। लेकिन मीडिया वाले अब उसके और भी ज्यादा नजदीक आ रहे थे। उन सब के कैमरे फ्लैशलाइट लगातार आशी के चेहरे पर चल रही थी। आशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो सबको कैसे टॉलरेट करे। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे क्योंकि मीडिया वाले उसकी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। वो बस लगातार अपने ही सवाल दागे जा रहे थे। आशी ने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, प्लीज चुप हो जाओ, बंद करो ये सब कुछ। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज चुप हो जाओ। लेकिन मीडिया वाले उसके बात सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो और भी ज्यादा उसके नजदीक आने लगे।
अब आशी को डर लगने लगा कि कहीं मीडिया वाले उसे नुकसान न पहुंचा दे। वो तुरंत डर से वही जमीन पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा कर रोने लगी, लेकिन मीडिया वालों को अभी भी कुछ असर नहीं हुआ। आशिक को इस वक्त बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस हो रहा था, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा मीडिया थी और वो ऐसे ऐसे सवाल कर रही थी जिससे कि आशिक को सिर्फ रोम के अलावा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी अचानक से वहां पर बेहद गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, हट जाओ सामने से। इसी के साथ कुछ गार्ड लगातार उन मीडिया वालों को दूर धक्का देने लगे। उस आवाज को सुनते ही एकदम से आशी की आंखें खुल गई। उसने तुरंत अपने चेहरे से हाथ को हटाया और सामने देखने लगी। रिधान को गार्ड के बीच आते देख आशी को ऐसा लगा जैसे कि उसका सेवियर उसके पास आ रहा हो। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा था। पहली बार उसे रिधान के आने से खुशी महसूस हो रही थी। तो वही सभी मीडिया अब सामने से हट चुकी थी, क्योंकि रिधान सूर्यवंशी का नाम और एक आवाज ही काफी थी सबके अंदर डर पैदा करने की। सभी बस दूर जाकर खड़े हो गए। इधर रिधान डायरेक्ट आशी की तरफ आया। आशी उसके पास आते ही तुरंत उसके सीने से लग गई और रोते हुए बोली, रिधान रिधान देखो ना, ये लोग क्या कह रहे हैं। ये लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ मेरी गलती है। मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया और जानबूझकर इतने सालों तक सूर्यवंशी खानदान से दूर रही। ये लोग मुझसे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी रिधान ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूं ना। उनकी कोई औकात नहीं है कि वो तुम्हें परेशान कर सके। ये सुनकर आशी को बहुत ही ज्यादा सुकून मिला और वो उसके सीने में अपना सर छुपाए रही। सभी गार्ड इस वक्त मीडिया के सामने खड़े थे, लेकिन मीडिया फिर भी उनकी फोटोज निकाले जा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ शेखावत खानदान में इस वक्त न्यूज चैनल ऑन था और ये सब न्यूज उस चैनल पर आ रहा था, जिसे देखकर राकेश शेखावत और उसके साथ चिरंजीवी शेखावत गुस्से से पागल हो गया। उधर दूर खड़ी लता ये सब कुछ देखकर हल्के से स्माइल के साथ बोली, फाइनली कुछ तो अच्छा हुआ मेरी आशी के साथ, वरना मुझे तो लग रहा था कि उसकी जिंदगी ही नरक बन जाएगी। तभी राकेश शेखावत गुस्से के साथ बोले, ये कैसे हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिना हमारी मर्जी के कि आशी उस खानदान से कैसे मिल सकती है। तभी चिरंजीवी तुरंत अपनी जगह से उठकर बोले, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे जल्द से जल्द वहां जाना होगा और उसे रोकना होगा, वरना वो खानदान में जा सकती है और हमारा पूरा प्लान चौपट हो सकता है। राकेश गुस्से से बोले, मुझे ऐसा लगता है जरूर इन सब के पीछे इस रिधान सूर्यवंशी का हाथ है, इसलिए सब कुछ जानबूझकर किया है। ये सुनकर चिरंजीवी ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतने सालों की मेहनत हमारी बर्बाद नहीं हो सकती। वो आशी को इतनी आसानी से अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। ये सब कहते हुए वो वहां से तुरंत लगभग गुस्से के साथ बाहर निकल गया। इधर दूसरी तरफ रिधान बहुत ही गुस्से के साथ उन सभी मीडिया वालों से बोला, तुम सबको अब जितने भी सवाल जवाब करने हैं मुझसे करो। इससे अब कोई सवाल जवाब नहीं होगा और मैं कोशिश करूंगा कि तुम सबके सभी सवाल का जवाब दे सकूं। उसके इस बात में भी एक अलग ही गुस्सा था, जिसे सुनकर मीडिया वाले बहुत ही हिम्मत के साथ बोले, मिस्टर सूर्यवंशी, हम जानना चाहते हैं कि आपकी बहन इतने सालों से गायब क्यों थी? वो कहाँ पर थी और अब अचानक से ऐसे सूर्यवंशी खानदान की बेटी होने का दावा क्यों कर रही है? इस सवाल को सुनते ही है आशी तुरंत रिधान को देखने लगी। रिधान जिसने अभी भी उसके हाथों को पकड़ रखा था, उसकी पकड़ उसके हाथ पर कस गई। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।